हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का टिल एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया था, जहां पर हमने स्टडी किया था एक्सरसाइज 4.1 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक्सरसाइज 4.2 में हम लोगों ने स्टडी किया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक्सरसाइज 4.3 में हम लोगों ने स्टडी किया था मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन। तो एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट हो गया था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये एक्सरसाइज से एक्सपेक्टेड रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो एक्सरसाइज 4.4 इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। तो काफ़ी कुछ इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसके बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 4.4। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। सी तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने देखो क्या लिखा है, डिमांड फंक्शन। अभी आपको मालूम है डिमांड इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड कभी भी प्राइस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। इसको लिखेंगे हम लोग D इक्वल टू एफ ऑफ पी। डी मीन्स होता है डिमांड और एफ ऑफ पी मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ प्राइस। सेकेंड आपको देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है मार्जिनल डिमांड। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी वर्ड आएगा मार्जिनल आपको डिफरेंशिएशन वहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मार्जिनल डिमांड। तो मार्जिनल डिमांड का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। तो मार्जिनल डिमांड इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। तो जो भी आपका डिमांड फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल डिमांड। तो इसका नोटेशन होता है DM, दैट मीन्स मार्जिनल डिमांड इक्वल टू, देखो मैंने क्या लिखा है, DD अपॉन DP। तो DD अपॉन DP का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। या तो आप इसको रीड करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। सो दिस इज कॉल्ड एज द मार्जिनल डिमांड। तो आपको डिमांड दिया रहेगा, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मार्जिनल डिमांड। सिंपली आपको डिफरेंशिएट कर देना है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस, आपको मिल जाएगा मार्जिनल डिमांड। थर्ड देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टोटल कॉस्ट फंक्शन। ऑलवेज रिमेंबर कॉस्ट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी। अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्वांटिटी कम है तो कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय C इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो C मीन्स हो गया आपका कॉस्ट, एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या है, क्वांटिटी है। तो कॉस्ट इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ एक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है देखो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है जब भी वर्ड आएगा मार्जिनल दैट मीन्स अपने को डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिखा है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, दैट मीन्स हम लोग कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी x, तो अपने को मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। मैंने यहाँ पे देखो लिखा है मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग CM से लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। या तो आप इसको बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। दिस इज कॉल्ड एज द मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो एवरेज कॉस्ट को C सफिक्स A से लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, दैट मीन्स C अपॉन X, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन आपको यूज़ नहीं करना है एवरेज कॉस्ट में। जस्ट आपको ध्यान में रखना है जहाँ पर भी वर्ड आएगा मार्जिनल वहाँ पर आपको देखो डिफरेंशिएशन यूज़ करना है, जहाँ पर भी वर्ड आएगा मार्जिनल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू। तो ऑलवेज रिमेंबर टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला R इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे P प्राइस है और D आपका क्या है, डिमांड है, या उसको बोलते हैं क्वांटिटी। समटाइम्स D के प्लेस पे आप X भी यूज़ कर सकते हो।
तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, तो R इक्वल टू P इंटू डी लिखो या तो फिर R इक्वल टू P इंटू एक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में डिमांड को D से लिखा रहेगा तो D लिखो, और अगर X से लिखा रहेगा तो X लिखो। वहाँ पर देखो वेयर P इज़ अ प्राइस एंड D इज़ अ डिमांड आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है, एवरेज रेवेन्यू को R सफिक्स A से लिखते हैं हम लोग, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल डिमांड, ये फॉर्मूला आपका है। तो टोटल रेवेन्यू का देखो मैंने फॉर्मूला आपको दिया था P इंटू डी, तो R के प्लेस पे हम लोग P इंटू डी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय डिमांड, तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, P बचेगा। दैट मीन्स व्हाट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस पर यूनिट सेम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टोटल प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट फंक्शन को मैंने एफ ऑफ एक्स से लिख दिया है। प्रॉफिट आपको मालूम है टोटल प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस को हम लोग टोटल रेवेन्यू भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर माइनस सी। आर मीन्स टोटल रेवेन्यू, माइनस सी मतलब होता है टोटल कॉस्ट। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि आपने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको रीड करोगे आप ईटा। हाँ, इसको आप ईटा रीड करते हो तो इसमें ईटा बोलते हैं हम लोग। तो ये नोटेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट मीन्स ईटा इक्वल टू होता है माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी। क्या है, डी डी अपॉन डी पी आपका मार्जिनल डिमांड है। देखो मैंने यहाँ पे दिया है डी डी अपॉन डी पी इज द मार्जिनल डिमांड। अगर आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा और प्राइस दिया रहेगा एंड इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी। ये फॉर्मूला यूज करके आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हो। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर कुछ कंडीशंस दिया हुआ है जो कि आपको पहले से मालूम है, इकोनॉमिक्स में आपने स्टडी किया हुआ है। तो मैंने फर्स्ट केस यहाँ पे लिखा है इफ ईटा इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या लिखोगे आप, डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ये सब आपको मालूम है। सेकेंड यहाँ पे देखो दिया है इफ जीरो लेस देन ईटा लेस देन वन, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू है जीरो और वन के बीच में अगर आएगा देन वी से दैट डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है। और थर्ड देखो यहाँ पे इफ ईटा इक्वल टू वन दैट इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन, देन वी से दैट डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। और फोर्थ पार्ट है देखो आपका यहाँ पे इफ ईटा इज ग्रेटर देन वन देन वी से दैट डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। देखो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा है रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल रेवेन्यू आर एम, एवरेज रेवेन्यू आर ए एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा। ठीक है। तो इसके बीच में एक रिलेशन है। देखो मार्जिनल रेवेन्यू आर एम इक्वल टू होता है आर ए एवरेज रेवेन्यू इंटू वन माइनस वन अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड देखो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल टू प्राइस इंटू वन माइनस वन अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज आपको मालूम है एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम होता है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में लिखना है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है। तो जस्ट अगर आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखोगे तो भी इनफ है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वन अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट मीन्स अगर आपको एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया रहेगा तो आप मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स आउट ऑफ दीज थ्री क्वांटिटी मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आउट ऑफ दीज थ्री क्वांटिटी अगर कोई भी दो क्वांटिटी आपको नोन है, थर्ड आप निकाल सकते हो। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्ट में लिखेंगे MPC। ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन दिया है फॉर एनी पर्सन विथ इनकम एक्स हिज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर EC डिपेंड्स ऑन इनकम। तो आपको मालूम है एक्सपेंडिचर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इनकम। अगर इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, इनकम कम है तो एक्सपेंडिचर आपका कम होगा। देखो यहाँ पर तो EC दैट मीन्स एक्सपेंडिचर कंजम्पशन इक्वल टू क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स व्हाट एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज द फंक्शन ऑफ
इनकम। समटाइम्स इनकम्स को हम लोग आय से भी डिनोट करते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एमपीसी। तो एमपीसी का मीनिंग होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, DEC अपॉन DX। देखो यहाँ पे वर्ड आ गया ना मार्जिनल, तो जब भी मार्जिनल वर्ड रहेगा मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपको एमपीसी फाइंड आउट करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो आपको एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, इनकम आपको दिया रहेगा, एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू इनकम, तो इसको बोलते हैं DEC अपॉन DX। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंडिचर विथ रेस्पेक्ट टू इनकम इज कॉल्ड एज MPC, दैट मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग APC। तो APC का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। ठीक है, तो जो भी आपको एक्सपेंडिचर दिया रहेगा उसको आप इनकम से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा APC, दैट मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग MPS। तो इसका फॉर्मूला होता है MPS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सेविंग विथ रेस्पेक्ट टू इनकम, या उसको आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सेविंग विथ रेस्पेक्ट टू इनकम इज कॉल्ड एज द MPS, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज APS। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव APS इक्वल टू होता है टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। तो सेविंग अपॉन इनकम that is called as the APS, that means average propensity to save। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको सम सॉल्व करने के लिए जो यूज़ होगा वो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन MPC, MPS, APC एंड APS। तो यहाँ पर दो रिलेशन है, MPC प्लस MPS ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, दैट मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1 होता है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया आपका। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे दिया है APC, दैट मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस APS मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1 होता है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आपको जस्ट क्या करना है, आपको ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखना है और आपको एक MPC का फॉर्मूला और एक आपको APC का, ये सिर्फ दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा, कैलकुलेट MPC, MPS, APC एंड APS, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क का बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर ये टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जस्ट क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको MPC निकालना है डिफरेंशिएट करके, उसके बाद आपको क्या निकालना है, APC निकालना है एवरेज लेकर के, हाँ, और बाद में आपको ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करके MPS और APS आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ सी एक्सरसाइज 4.4 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस इज गिवन एज, डी कोड दिया 40 - 5p अपॉन 8, चेक वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर आपको डिमांड फंक्शन दिया है, आपको चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बहुत ही सिंपल है। तो इसका सॉल्यूशन देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन। डिमांड फंक्शन दिया आपको d इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा है 40 - 5p अपॉन 8, ये आपका डिमांड फंक्शन है। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जैसे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 में किया हुआ है, व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जब भी क्वेश्चन रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, जस्ट आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू p आएगा, बिकॉज डिमांड क्या है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिमांड फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। तो ये हो जाएगा देखो आपका d अपॉन, ये हो जाएगा dp इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स रहेगा हर एक टर्म्स का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू p। तो आई विल राइट हियर d बाय dp ऑफ हो जाएगा ये 40 माइनस d बाय dp ऑफ, ये हो जाएगा देखो आपका 5p अपॉन 8। तो मैं राइट हैंड साइड में दो टर्म्स था, दोनों को मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। देखते क्या आता है आपका आंसर। देखो डेरिवेटिव ऑफ 40 विथ रेस्पेक्ट टू p, 40 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, ऑलवेज 0 आता है। तो आई विल राइट हियर 0 माइनस,
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डी बाई डी पी ऑफ 5p/8, तो 5/8 तो कांस्टेंट है, तो 5/8 वैसे ही रहेगा इनटू, अब देखो क्या लिखा है, डी बाई डी पी ऑफ पी, तो पी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू पी आपको मालूम है, देखो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है 1, सेम वे p का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p क्या आएगा, 1 आएगा, तो आई विल राइट हियर 1, तो यहाँ से मुझे मिल गया है -5/8, सो दिस इज डी डी अपॉन डी पी मिल गया मुझे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन आपको मालूम है, ठीक है, अगर आपको डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगा, दैट मीन्स फंक्शन क्या रहता है, डिक्रीजिंग, और अगर आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो -5/8 ये नेगेटिव नंबर है, दैट मीन्स लेस देन 0 है, तो आई कैन राइट हियर देयरफॉर डी डी अपॉन डी पी क्या मिल गया आपका, लेस देन 0 मिल गया। सो व्हेन द डेरिवेटिव इज लेस देन 0 फंक्शन इज डिक्रीजिंग बाय डेफिनेशन। अब तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन, तो आई विल राइट हियर बाय डेफिनेशन गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, बाय डेफिनेशन गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, द प्राइस P फॉर अ डिमांड D इज गिवन एज P इक्वल टू 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ D फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर आपको चेक नहीं करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यहाँ पर पहले से क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दैट मीन्स गिवन फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखो गिवन फंक्शन आपको क्या दिया है, प्राइस P इक्वल टू 183 प्लस यहाँ पर दिया है 120D माइनस 3D स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या दिया है, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डी दिया है, तो राइट हैंड साइड में डी यूज किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू डी करना पड़ेगा आपको। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू डी आएगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका डी पी अपॉन डी डी इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है ईच टर्म को हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो आई विल राइट हियर डी बाय डी डी ऑफ 183 लिखेंगे हम लोग, प्लस देखो आपका आएगा यहाँ पे डी बाय डी डी ऑफ 120 इंटू डी, देन माइनस डी बाय डी डी ऑफ यहाँ पर आएगा आपका 3D स्क्वायर, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स था ईच टर्म्स को मैंने डेरिवेटिव यूज़ किया है। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। 183, तो 183 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डी, तो 183 कांस्टेंट है, वहाँ पर डी नहीं है, तो 183 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर डी बाई डी डी ऑफ 120D, तो 120 तो कोइफिशिएंट है, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, तो 120 का 120 एज इट इज़ रहेगा। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू d, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, सेम वे डेरिवेटिव ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू d आपका 1 हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर 1 माइनस, अब देखो d बाई डी डी ऑफ 3D स्क्वायर है, तो 3 क्या है, कोइफिशिएंट है, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, तो 3 को मैं एज इट इज लिखूंगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, डेरिवेटिव d बाई डी डी ऑफ d स्क्वायर, तो जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 2x होता है, सेम वे d स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू d आएगा आपका 2d हो जाएगा दिस वे, ठीक है। सो देखते कितना आता है ये, सो दिस इज 120 माइनस ये हो जाएगा आपका 6d, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dp अपॉन dd। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे फंक्शन दिया है इंक्रीजिंग, पहले से दिया हुआ है, तो आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखूंगा मैं सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो ये आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो आपको इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन मालूम है, व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा डी पी अपॉन डी डी, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डी पी अपॉन डी डी यहाँ पर कैलकुलेट किया हम लोगों ने 120 माइनस 6d,
तो आई विल राइट हियर 120 माइनस 6d और ये ग्रेटर देन 0। ऑलवेज रिमेंबर जो नेगेटिव टर्म है उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो आपका आंसर राइट आएगा। तो मैं 120 को यहाँ पर लिखता हूँ, माइनस 6d को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन प्लस 6d हो जाएगा। अपने को d का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो 120 यहाँ पर रहेगा, 6 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा और ग्रेटर देन साइन एज इट इज़ d। तो 120/6 तो कितना हो जाएगा आपका ये 20 ग्रेटर देन d, और यू कैन दिस वे ऑल्सो राइट d इज़ लेस देन 20, दोनों सेम थिंग है। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द d फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजिंग d इज लेस देन 20, दैट मीन्स व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज डिमांड विल बी ऑलवेज लेस देन 20। तो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है ये। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज गिवन एज अ। तो कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है c इक्वल टू 100 प्लस 600x माइनस 3x²। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। सो दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है द टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग दिया है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, दैट मीन्स क्वांटिटी क्या मिलेगा यहाँ पे। तो मैं गिवन फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर आपको c इक्वल टू दिया है 100 प्लस दिस इज 600x माइनस है यहाँ पर देखो 3x²। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, सिंपली आपको गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक बार। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, बिकॉज राइट हैंड साइड में x यूज़ किया है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा यहाँ पर। तो आई विल राइट हियर dc/dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका देखो d/dx ऑफ 100 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर d/dx ऑफ दिस इज 600x एंड देन माइनस हियर d/dx ऑफ ये हो जाएगा आपका 3x²। सो दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ 100। तो 100 क्या है, कांस्टेंट है, वहाँ पर x y नहीं है, तो 100 का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 0, देन प्लस हियर 600x। तो 600 तो कोएफिशिएंट है, एज इट इज़ रहेगा आपका, और x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 होता है, माइनस ये 3 एज इट इज़ रहेगा इनटू d/dx ऑफ x²। तो x² का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है 2x, तो ये सब तो आपको आता ही है। एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये 600 माइनस 3 दूजा कितना हो जाएगा 6x। तो ये मिल गया आपको dc/dx मिल गया। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये आपको पहले से क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा, ये dc/dx लेस देन 0 आएगा, बिकॉज व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डेरिवेटिव मोर देन 0 लिखना है आपको। तो dc/dx देखो यहाँ पर निकाला हम लोगों ने 600 माइनस 6x, तो आई विल राइट हियर 600 माइनस 6x और ये लेस देन 0। ऑलवेज रिमेंबर जो भी नेगेटिव टर्म है उसको आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो ये 600 हो जाएगा, लेस देन माइनस 6 वहाँ पर जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। 6 को ला करके यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो 600/6 लेस देन x। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको 100 लेस देन x मिलेगा, और यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो x ग्रेटर देन 100, मीनिंग सेम है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। सो व्हेन द टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 100। आपका सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ ₹180 प्लस 4x। तो 180 प्लस 4x क्या है, आपका टोटल कॉस्ट है। द डिमांड फंक्शन इज p इक्वल दिया है 240 माइनस x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच यहाँ पर लिखा है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, सेकेंड पार्ट है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं गिवन थिंग्स लिख लेता हूँ। देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया है, हाँ, टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है 180 प्लस 4x।
ये आपका टोटल तो टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है c इक्वल टू 180 प्लस 4x, और बाद में आपको क्या दिया है, द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, तो आपको डिमांड फंक्शन भी दिया है p इक्वल्स टू, डिमांड फंक्शन दिया है p इक्वल्स टू 240 माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड x फॉर विच, फर्स्ट लिखा है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन को इंक्रीजिंग बताना है, तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, जस्ट कॉस्ट दिया और प्राइस दिया है, एंड यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो सबसे पहले अपने को रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको दिया था कॉन्सेप्ट में, रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट मीन्स p इंटू एक्स। अगर आपको क्वांटिटी को x से लिखा रहेगा तो p इंटू एक्स लिखेंगे हम लोग, अगर क्वांटिटी को d से लिखा रहेगा तो p इंटू डी लिखेंगे हम लोग। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो आई विल राइट हियर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू, प्राइस कितना दिया है 240 माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 240 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। सो दिस विल बी टोटल रेवेन्यू इक्वल टू, एक्स से ब्रैकेट को ओपन कर दो, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 240x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आपका रेवेन्यू फंक्शन हो गया सिंप्लीफाइड। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या लिखा है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, आपको करस्पॉन्डिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक बार, तो ये रेवेन्यू फंक्शन है, इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा ये, सो दिस आई विल राइट डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है सबको डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो 240x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 240 हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, ये हो गया आपका डी आर अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन में क्या दिया है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हाँ दिया है आपको, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका डी आर अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, सो दिस इज 240 माइनस 2x ग्रेटर देन जीरो हो गया, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 240 ग्रेटर देन 2x, तो 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा ग्रेटर देन x, तो ये देखो आपको मिल रहा है, इसको आप डिफरेंट वे से भी लिख सकते हो, दिस यू कैन राइट x लेस देन 120, तो ये आपका देखो फर्स्ट का आंसर आ गया। सो व्हेन द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग x विल बी लेस देन 120, क्वांटिटी क्या होगा आपका 120 से लेस होगा, तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। अब देखो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट क्या लिखा है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले अपने को प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला दिया था, प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट को मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू देखो यहाँ पर निकाला है सिंप्लीफाइड करके, तो आई विल राइट हियर 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज़ द टोटल कॉस्ट, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर 180 प्लस 4x, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, सो दिस विल बी इक्वल टू 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 और ये हो जाएगा आपका माइनस 4x। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया। एक बार प्रॉफिट फंक्शन आपको मिल गया, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बोला है। सो व्हेन द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी दिया रहेगा आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर 240x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 240 आएगा मालूम है आपको, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 180 कांस्टेंट है 0 आएगा डेरिवेटिव, और माइनस 4x का डेरिवेटिव आएगा माइनस 4। सो देयरफॉर देखो क्या मिल रहा है आपको, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे 240 माइनस 4 करेंगे तो 236 आएगा। सो दिस इज 236 और यहाँ पर माइनस 2x हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग है, सो बाय डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग
ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ द इंक्रीजिंग फंक्शन इट्स डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन लिखोगे आप एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, बिकॉज प्रॉफिट फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब एफ डैश ऑफ एक्स कितना निकाला हमने, वो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 236 माइनस 2x ग्रेटर देन ज़ीरो। ऑलवेज नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 236 ग्रेटर देन 2x। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 236 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन x, तो ये हो जाएगा आपका 118 ग्रेटर देन x, और यू कैन राइट x लेस देन 118। सो when the profit is increasing, value of x will be less than 118। आपका सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 4.4 का टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।